हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 21 से लेकर 27 नवंबर 2022 का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा एमसीक्यू भी हैं काफ़ी सारे, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में लागू हुआ अभी हाल ही में पेसा एक्ट, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर लास्ट तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ करंट अफेयर से, जहां पे पहली न्यूज़ है इसरो की तरफ से। तो हाल ही में इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसे हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है, इन्होंने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। और ये जो परीक्षण है, इसके बाद से जो भारत का सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल है Mark 3 LVM-3, तो इसकी जो अंतरिक्ष में उपग्रह और उपकरण प्रक्षेपित करने की क्षमता है, इसमें 450 किलोग्राम तक की बढ़ोतरी हुई है। मतलब इसमें और भी ज़्यादा सुधार किया गया है। ये 450 किलोग्राम तक ज़्यादा भार उठा सकता है, इसकी क्षमता बढ़ाई गई है। जो इसरो है, इसके बारे में बात करते हैं। फुल फॉर्म तो आपको याद रखना ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और प्रेजेंट में यहाँ के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। तो ये स्टैटिक आपको याद रखने हैं। इसके बाद अमेरिका की तरफ से न्यूज़ है। हाल ही में अमेरिका ने भारत को मुद्रा निगरानी सूची से हटाया है। भारत के साथ ही साथ यहाँ पे इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम को यहाँ पे इस सूची से हटाया गया है। ये जो सूची थी, ये प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची थी, यानी कि करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट थी, करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। तो इस लिस्ट से भारत के साथ ही साथ इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम को हटाया गया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार होता है, इसमें और भी ज़्यादा आसानी होगी और बढ़ोतरी होगी। इसके बाद यहाँ पे मिस्र में आयोजित हुई थी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन। कहाँ पे हुआ था? मिस्र में। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, मिस्र में आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन। यहाँ पे भारत ने इन्फॉर्मेशन दी है कि भारत जो है पर्यावरण में सुधार लाने के लिए योजना बना रहा है। और इन्होंने लक्ष्य रखा है भारत ने 2070 तक। तो 2070 तक जो भारत है, ये हानिकारक गैसों का उत्सर्जन शून्य करेगा। ठीक है, तो टारगेट ईयर आपको याद रखना है 2070। और ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था मिस्र में। ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बाद आरबीआई से न्यूज़ है और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। हाल ही में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है, इन्होंने डिजिटल करेंसी के लिए पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और उसके लिए बैंकों को चुना है। कौन कौन से बैंक हैं? सबसे पहले ये देखिए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है और एचडीएफसी। तो ये चार बैंक के नाम आपको याद रखने हैं: एसबीआई, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी फर्स्ट और एचडीएफसी बैंक। ये चार बैंकों को चुना गया है पायलट प्रोजेक्ट के लिए। आगे चल के और भी बैंक इसमें ऐड किए जाएंगे। दूसरी चीज़, जो भारत का डिजिटल करेंसी है, इसका नाम याद रखिएगा। इसका नाम दिया गया है द डिजिटल रुपी। ये भारत की डिजिटल करेंसी होगी, द डिजिटल रुपी। अब चर्चा में आया है आरबीआई, तो आरबीआई के बारे में बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा: एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर। ये स्ट्रक्चर है, जिसका मुख्यालय है ये मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। और अभी यहाँ के गवर्नर हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है आरबीआई के गवर्नर्स का नाम। तो प्रेजेंट में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। ये हैं आरबीआई के प्रेजेंट में गवर्नर। और जब स्थापना हुई थी आरबीआई की, तो ये हुई थी कोलकाता में और प्रेजेंट में मुख्यालय है मुंबई में। तो 1935 में स्थापना हुई थी कोलकाता में। इसके बाद 1937 में जो मुख्यालय है, ये मूव हुआ था मुंबई में। तो ये ईयर्स भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद नासा से न्यूज़ है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जिस तरह से भारत में इसरो है स्पेस के लिए, उसी तरह अमेरिका में नासा है, आप सभी को ये पता है। तो हाल ही में नासा ने एक मून मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है आर्टेमिस 1। ये मिशन का नाम है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका नाम है आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया गया है चंद्रमा के लिए नासा की तरफ से। और अब जब नासा की बात हुई है, तो इसके स्टैटिक्स याद रखिएगा। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और यहाँ के भी प्रशासक हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। तो ये आपको स्टैटिक याद रखने हैं। इसके बाद यहाँ पे G20 नेशंस की जो अभी मीट हुई थी, इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन आई है।
और G20 की अध्यक्षता भारत के पास आई है। पिछले वीडियो मैंने डिस्कस किया था डिटेल में, काफ़ी सारे इवेंट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके बनेंगे। तो अभी हाल ही में एक रेटिंग एजेंसी है जो कि है मूडीज़। तो मूडीज़ ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और उन्होंने बताया है कि जितने भी G20 देश हैं उनमें से भारत का जो विकास दर है वह सबसे तेज़ रहेगा। सबसे तेज़ विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, जो G20 देश हैं उनमें। तो मूडीज़ की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का विकास दर है ये 2022 में 7%, 2023 में 4.8% और 2024 में 6.4% रहेगी, यह अनुमान लगाया गया है। देखिए जीडी के जो भी एस्टिमेट दिए जाते हैं, जो भी अनुमान दिया जाता है किसी भी एजेंसी की ओर से हो, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। ये रेटिंग है मूडीज़ की। 2022 के लिए जीडीपी ग्रोथ रहेगी 7%, 2023 के लिए 4.8% और 2024 के लिए 6.4%। ये देखिएगा। इसके बाद ट्विटर की तरफ से न्यूज़ है। तो ट्विटर ने अभी हाल ही में कुछ नए फंक्शन चालू किए थे, जिसमें $8 प्रति माह वाला एक नया ब्लू टिक वाला सब्सक्रिप्शन कार्यक्रम शुरू किया गया था। यानी कि कोई भी पर्सन है, तो आप सभी को पता है जैसे ट्विटर में कोई हैंडल होता है, किसी का ट्विटर हैंडल होता है, तो उसके आगे ब्लू टिक लगा रहता है, वेरीफाइड, यानी कि वो जो अकाउंट है वो ओरिजिनल में उसी पर्सन को बिलोंग करता है। ठीक है। तो इसके लिए नया सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम लाया गया था, जिसके तहत पर मंथ $8 से यहाँ पे चार्ज किया जा रहा था और सब्सक्रिप्शन आप ले सकते थे ब्लू टिक का। इसके बाद से हुआ क्या, काफ़ी सारे यहाँ पे फेक अकाउंट्स बनने लगे थे और रेंट पे ब्लू टिक लगाया जा रहा था और काफ़ी सारे ख़राब और बेकार और भ्रमित करने वाले ट्वीट किए जा रहे थे। इस कारण से जो ट्विटर है उन्होंने नया कदम उठाया है और ये जो सब्सक्रिप्शन वाला ब्लू टिक कार्यक्रम था इसको रद्द कर दिया गया है। इसके बाद देखते हैं चर्चा में कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले हैं डॉक्टर सुभाष बाबू। तो ये ट्रॉपिकल मेडिसिन के क्षेत्र में काम करने वाले दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक संगठन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन ने भारतीय चिकित्सक हैं जो इन्हें ये पुरस्कार दिया है। इनका नाम है डॉक्टर सुभाष बाबू। तो इनको 2022 का बैली के एशफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। क्या क्या याद रखना आपको, सबसे पहले संगठन का नाम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन। दूसरी चीज़, किन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, सम्मान दिया गया है, ये हैं डॉक्टर सुभाष बाबू। और 2022 का जो पुरस्कार है इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है वैली के एशफोर्ड मेडल। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि ये किसी भारतीय वैज्ञानिक को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, पहली बार हुआ किसी भारतीय वैज्ञानिक को पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर सुभाष बाबू को, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद हैं स्वदेश चटर्जी। तो इनको नॉर्थ कैरोलिना के शीर्ष सम्मान से घोषित किया गया है। तो ये बिजनेसमैन हैं, इंडो अमेरिकन, और कार्यकर्ता भी हैं ये स्वदेश चटर्जी। इनको नॉर्थ कैरोलिना के शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया है तो आपको सम्मान का नाम भी पता होना चाहिए। नॉर्थ कैरोलिना का शीर्ष सम्मान कौन सा, इसका नाम देखिए, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ लाइन। ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ लाइन कहाँ का शीर्ष सम्मान है, नॉर्थ कैरोलिना का, और किसे दिया गया है, स्वदेश चटर्जी जी को। तो ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इटली से न्यूज़ है। तो हाल ही में यहाँ 2300 साल पुरानी कांस्य की प्रतिमा मिली है। तो इटली में जो पुरातत्वविद हैं ये काफ़ी सारे इन्होंने अच्छी संरक्षित कांस्य प्रतिमाएं खोजी हैं अभी हाल ही में, और बताया जा रहा है कि ये जो प्रतिमाएं हैं ये असाधारण हैं और लगभग 2300 साल पुरानी हैं। तो यहाँ से आपको इटली का नाम याद रखना है कि यहाँ पे पाई गई हैं। फिर यहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी चेयरमैनशिप थी इंडोनेशिया के पास, ठीक है, और अब आ गई है भारत के पास। जो चेयरमैनशिप है ये आ गई है भारत के पास। तो 2023 में जो अध्यक्षता करेगा G20 का ये होगा भारत। तो न्यूज़ ये है कि अभी 2022 का जो सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया में, यहाँ पे रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ये शामिल नहीं हुए थे। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि कौन सा देश है या कौन से देश के राष्ट्रपति हैं जो अभी 2022 के G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। तो आपका आंसर होगा रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। फिर है नेक्स्ट काबुल की न्यूज़।
तो यहाँ पे अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है, इन्होंने यहाँ पे जो सार्वजनिक पार्क हैं और जो मेले हैं काबुल में, यहाँ पे महिलाओं को नो एंट्री दी है। मतलब कि अब वहाँ पे लेडीज़ विजिटिंग के लिए अलाउ नहीं होंगी, ना तो पार्क में और ना ही मेलों में। इसके बाद है एक पिंक हीरा। ये जो पिंक हीरा है, इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम दिया गया है फॉर्च्यून पिंक। फॉर्च्यून पिंक तो हाल ही में 28.5 लाख डॉलर में बिका है। ये 18.18 कैरेट का ये हीरा है, हाल ही में 28.5 लाख डॉलर में बिका है ये, और इसकी नीलामी हुई है जिनेवा में। इसका नाम याद रखिएगा, फॉर्च्यून पिंक। इसके बाद अंतरिक्ष स्टेशन है चाइना का, जिसका नाम है तियोंग-योंग। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम तियोंग-योंग। तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि ये अंतरिक्ष में बंदरों को भेजेंगे, ताकि अंतरिक्ष में जो शून्य गुरुत्वाकर्षण है, इसमें बंदर कैसे बढ़ते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, इसके बारे में ये स्टडी करना चाह रहे हैं। तो इस कारण से इन्होंने ये डिसीज़न लिया है कि अंतरिक्ष में बंदरों को भेजा जाएगा। तो यहाँ से आपको इसके अंतरिक्ष स्टेशन का नाम याद रखना है, तियोंग-योंग। इसके बाद है पवित्रा प्रभाकर। पवित्रा प्रभाकर, इनका नाम चर्चा में क्यों है? हाल ही में इन्हें अमेजन रिसर्च अवार्ड दिया गया है। अमेजन रिसर्च अवार्ड दिया गया है पवित्रा प्रभाकर को, इस कारण से इनका नाम चर्चा में रहा है। इसके बाद अमेरिकी अभिनेता हैं सीन पेन, तो इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। तो इन्होंने ये जो अवार्ड है, ये यूक्रेन को दे दिया है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको ये अवार्ड इन्होंने सौंप दिया है, और भावनात्मक रूप से ये कदम उठाया गया है अभिनेता की तरफ से, काफ़ी सराहनीय है। तो सीन पेन का जो ऑस्कर अवार्ड है, इन्होंने यूक्रेन को समर्पित किया है। यहाँ से आपको ये याद रखना है। इसके बाद है संध्या देवनाथन। संध्या देवनाथन तो हाल ही में ये मेटा इंडिया की नई उपाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। देखिए, पिछले ही वीडियो मैंने आपको बताया था कि अजीत मोहन ने अपने इस पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। अजीत मोहन पहले इस पद पे थे, इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया था। इसके बाद से अब संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का नया उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। इसके बाद देखते हैं स्मृति शेष। तो सबसे पहले यहाँ पे हिंदी लेखन जगत के आलोचक हैं मैनेजर पांडे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है 81 वर्ष की आयु में। मैनेजर पांडे, इनका नाम याद रखना आपको। इसके बाद हैरी पॉटर मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें एक हैट थी जिसे हिंदी में बोलती टोपी हिंदी डब में बताया गया था, तो उसका नाम था द सॉर्टिंग हैट। द सॉर्टिंग हैट। तो इस हैट को जिस अभिनेता ने अपनी आवाज़ दी थी, इनका नाम था लेस्ली फिलिप्स। लेस्ली फिलिप्स। तो हाल ही में 98 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है, लेस्ली फिलिप्स का। फिर यहाँ पे मशहूर अमेरिकी गायक हैं जेरी ली लेविस। जेरी ली लीविस, हाल ही में 87 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। इसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस। तो 16 नवंबर को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, यानी कि नेशनल प्रेस डे। हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है भारत में। इसके लिए इस साल थीम रखी गई है द मीडियाज़ रोल इन नेशन बिल्डिंग। थीम जरूर याद रखिएगा, पहले ही बता चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली थीम भी पूछ लेता है। 2022 की थीम है द मीडियाज़ रोल इन नेशन बिल्डिंग, और डेट याद रखिएगा 16 नवंबर। 16 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो भारतीय प्रेस परिषद यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 16 नवंबर को। इसी के उपलक्ष्य में हर साल 16 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। अब भारतीय प्रेस परिषद की बात करते हैं। तो पहली बार वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 के तहत पहले प्रेस आयोग की सिफारिशों पर इसे स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, पहली बार वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना और उसमें सुधार करना, और जो हमारे यहाँ की प्रेस है उसकी जो स्वतंत्रता है उसको संरक्षित करना। इसके बाद अर्ध न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण के रूप में इसे वर्ष 1979 में संसद के एक अधिनियम जो कि था प्रेस परिषद अधिनियम 1978, इसके तहत इसे फिर से स्थापित किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा, भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 और एक यहाँ पे प्रेस परिषद अधिनियम 1978, ये दो अधिनियम आपको यहाँ से याद रखने हैं।
तो ये जो परिषद है ये एक कॉर्पोरेट निकाय होता है जिसमें स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक अध्यक्ष होता है और 28 सदस्य होते हैं। तो यहाँ के जो सभापति होते हैं उनका चयन कैसा होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और जो परिषद के 28 सदस्य हैं इनके द्वारा आपस में चुने गए सदस्यों के द्वारा किया जाता है यहाँ के सभापति का चयन। और अब बात करते हैं यहाँ के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं रंजना देसाई जी। तो प्रेजेंट में यहाँ के अध्यक्ष हैं रंजना देसाई जी। इनका नाम याद रखिएगा, स्थापना का डेट याद रखिएगा 16 नवंबर, और ये जो 2 अधिनियम बताए हैं ये आपको याद रखने हैं, और प्लस थीम। इसके बाद एक और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, हाल ही में मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लॉन्च किया गया है। पेसा एक्ट हाल ही में मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाल ही में 15 नवंबर को भारत भर में मनाया गया था जनजाति गौरव दिवस। ठीक है, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया था। इसी के उपलक्ष्य में जो भारत की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने पैसा अधिनियम के जो नियम हैं इनको मध्य प्रदेश में लागू किया है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो जो पैसा अधिनियम है ये है क्या, तो जो अनुसूचित क्षेत्र हैं तो यहाँ पे पंचायतों का विस्तार करना, और जो भी यहाँ पे इस क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं का यहाँ पे आयोजन करना और उसके माध्यम से वहाँ पे स्वशासन सुनिश्चित करना। ठीक है, तो जो भी इस क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उन पे जो भी शोषण होते हैं उन शोषण से बचाने के लिए भी इसे शुरू किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और MCQ हैं पेसा एक्ट से रिलेटेड, वो देखते हैं आइए। तो सबसे पहले पेसा एक्ट का फुल फॉर्म देखते हैं। तो देखिए पेसा है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया। ठीक है, ये हो गया पेसा। अब पूरा नाम है इसका द प्रोविज़न ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज बिल, जिसे शॉर्ट में पेसा एक्ट या पेसा अधिनियम किया गया है। तो 1995 में भूरिया समिति द्वारा प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट थी जिसके आधार पे 1996 में संसद द्वारा पेसा अधिनियम लागू किया गया था और मध्य प्रदेश में अभी 2022 में लागू किया गया है 15 नवंबर को, ये याद रखिएगा। किस लिए होता है ये तो आपको बता दिया, ताकि जो ग्राम सभा हैं इनके माध्यम से वहाँ पे स्वशासन को सुनिश्चित किया जा सके, प्रॉपर तरीके से ग्राम सभा को वहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जा सके जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे। उसके अलावा जो वहाँ पे अनुसूचित जाति के लोग रह रहे हैं उन पे जो शोषण हो रहे हैं उनसे उनको बचाया जा सके, उनके जो राइट्स हैं उनकी सुरक्षा की जा सके और उनके जो अधिकार हैं वो उन्हें दिया जा सके। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQ की, पेसा एक्ट से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं या पहले कैसे बने हैं। तो आइए देखते हैं इन्हें भी। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पेसा एक्ट अधिनियम को भारत सरकार के अंतर्गत किस मंत्रालय के द्वारा निर्देश और संचालन किया जाता है। तो इसे निर्देश और संचालन इसका किया जाता है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और भी देखिए, भारत का महत्वपूर्ण अधिनियम पेसा एक्ट को किस क्षेत्र में लागू किया जाता है। तो इसे लागू किया जाता है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में, अभी बताया मैंने आपको। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने पेसा एक्ट लाने की मांग की थी। तो कौन सी थी, ये थी भूरिया समिति। कब की थी, 1995 में। ठीक है, लागू किया गया था फिर इसे 1996 में। इसके बाद है भारतीय संविधान के अनुसार पेसा एक्ट लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें से आपको बताने हैं, जो नीचे 4 कथन दिए गए हैं कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो देखिए जनजाति जनसंख्याओं को स्वशासन प्रदान करना, यह तो इसका उद्देश्य है। फिर है जनजाति समाजों की ग्राम सभा को अत्यधिक ताकत प्रदान करना, यह भी इसका है उद्देश्य। फिर है अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए इस अधिनियम का उपयोग करना, तो यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तीनों जो उद्देश्य दिए गए हैं तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार भारत में पेसा एक्ट कब लागू किया गया था। तो बताया था मैंने, सिफारिश की गई थी 1995 में, लागू किया गया था 1996 में। अब यहाँ पे आपको डेट भी याद रखना है। तो डेट थी वो 24 दिसंबर, तो आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 1996 में पेसा एक्ट लागू किया गया था भारत में।
फिर अब भारतीय संविधान के पेशा एक्ट अधिनियम के तहत एक वर्ष में एक ग्राम पंचायत में कितने बार कम से कम ग्राम सभा का आयोजन किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा 4 बार, कम से कम 4 बार आयोजन किया जा सकता है। फिर है निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों में पेशा एक्ट अधिनियम लागू नहीं है? तो आपको बताना है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तीनों ही जगह लागू हो चुका है। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो अभी टोटल 10 राज्यों में से लागू किया गया है। कौन कौन से 10 राज्य हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेशा एक्ट अधिनियम को भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन से भाग के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये रखा जाता है संविधान के भाग 9 में। ठीक है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के भाग 9 में पेशा एक्ट को रखा गया है। फिर है पेशा एक्ट अधिनियम को भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुसूची के तहत लागू किया जाता है? तो यह भारतीय संविधान के अनुसूची 5 के तहत, अनुसूची 5 के तहत पेशा एक्ट को लागू किया जाता है। फिर है निम्नलिखित में से भारत के कितने राज्य में पेशा अधिनियम वर्तमान में लागू है? तो अभी मैंने आपको बताया कि वर्तमान में 10 राज्यों में लागू है। ये कौन कौन से 10 राज्य हैं ये देखते हैं। सबसे पहले है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फिर है छत्तीसगढ़, फिर है गुजरात, फिर है हिमाचल प्रदेश, फिर है झारखंड, फिर है मध्य प्रदेश में अभी लागू हुआ है, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। ठीक है, तो वर्तमान में 10 राज्य हैं जहां पे पेशा अधिनियम जो है वर्तमान में लागू है। फिर से देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। हाल ही में मध्य प्रदेश में लागू हुआ है, द्रौपदी मुर्मू जी ने लागू किया है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, शिवराज सिंह चौहान जी। यहाँ के गवर्नर हैं यानी राज्यपाल, ये हैं मंगूभाई पटेल जी, मंगूभाई पटेल। ठीक है, और मध्य प्रदेश की राजधानी यानी कैपिटल है भोपाल। तो ये स्टैटिक आपको मध्य प्रदेश के याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे खेल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हैं तो इन्हें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला संस्करण किस देश ने जीता था? तो पहला संस्करण जीता था न्यूजीलैंड ने। और हराया किसे था? हराया था इंडिया को, भारत को। ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो पहला संस्करण था, फाइनल हुआ था न्यूजीलैंड भारत के बीच, जिसमें न्यूजीलैंड जीता था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य अवधि कितने मिनट की होती है? तो यह होता है 90 मिनट का, 1.5 घंटे का। फिर इनमें से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है? अब तक तो आप सबको ये याद भी होगा, इतनी बार पूछा जा चुका है। तो मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। फिर इस वर्ष किस टीम ने द 100 लीग में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है? तो इस वर्ष जीती है ट्रेंट रॉकेट्स की टीम। फिर पहला AFC एशियन कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था वर्ष 1956 में। फिर इनमें से किस खिलाड़ी के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे सफल कप्तान होने का रिकॉर्ड दर्ज है? तो इसका सही जवाब है ग्रीम स्मिथ। किस टीम के कप्तान थे ये थे साउथ अफ्रीका के कप्तान। फिर वर्ष 2021 में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता कौन बने थे? तो विजेता बने थे मार्क सेल्वी। फिर है इनमें से किस खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक नहीं जीता है? ध्यान से सुनिएगा, नहीं जीता ये पूछ रहा है। तो लवलीना बोरगोहेन ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। फिर है पहली बार मस्कट यानी हिंदी में जिसे शुभंकर कहा जाता है, इसका उपयोग किस एशियाड में किया गया था? पहली बार आपको ये बताना है। तो पहली बार इसे नई दिल्ली 1982 में किया गया था उपयोग इसका। फिर है कोलकाता नाइट राइडर्स ने कितनी बार IPL का खिताब जीता है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने यहाँ पे 2 बार इस खिताब को जीता है। फिर मैथ्यू हेडन किस देश के दिग्गज क्रिकेटर रह चुके हैं? तो मैथ्यू हेडन खेलते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। नेक्स्ट है, इस वर्ष इनमें से कौन सा देश जो है फीफा फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व कप की शुरुआत हो चुकी है फीफा की फुटबॉल की, तो आपको बताना है कि मेजबान देश कौन सा है। मेजबान देश है कतर। फिर है सेरेना विलियम्स ने टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं? तो सेरेना विलियम्स ने जीते हैं 23 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब।
फिर है भारत ने इस वर्ष वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने इस वर्ष 12 स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीते हैं। फिर इस वर्ष किस खिलाड़ी ने मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता है? तो इस वर्ष जीते हैं स्टेफनोस सित्सिपास। नेक्स्ट है, इस वर्ष किस टीम ने यूरोपियन सुपर कप का खिताब जीता है? तो इस वर्ष जीती है रियल मैड्रिड की टीम। फिर हॉकी का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है बेटन कप। आपको बताना है कि किस देश में आयोजित किया गया था इस साल। तो यह आयोजित किया गया था भारत में ही। फिर है, फार्मूला 1 रेसर माइकल शूमाकर ने कितनी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है? पिछले वीडियो में आपको बताया था, इन्होंने 7 बार इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है। फिर है, इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? ये भी रिसेंट के वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था। इसका सही जवाब है तैयब इकराम। फिर है ईडेन हजार्ड, ये किस देश के दिग्गज फुटबॉलर हैं? नाम है इनका ईडेन हजार्ड। किस देश के लिए फुटबॉल खेलते हैं? या फुटबॉल खेलते हैं बेल्जियम के लिए। फिर एशियन गेम्स 2018 में किस देश ने कबड्डी में पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। फिर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन हैं? पहले गेंदबाज पूछ रहा है T20 की, वो भी। तो पहले गेंदबाज से हैट्रिक लेने वाले T20 में ब्रेटली, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे। फिर है करीम बेंजेमा, ये किस देश के लिए फ़ुटबॉल खेलते हैं? तो ये फुटबॉल खेलते हैं फ्रांस के लिए। फिर है भारत की दिग्गज खिलाड़ी आदिति अशोक, ये किस खेल से संबंधित है? आपको ये बताना है। तो यह संबंधित है गोल्फ से। फिर है वर्ष 2025 में कौन सा देश जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा? 2025 में मेज़बानी करेगा पाकिस्तान। इसके बाद मूव करते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस की तरफ। सामान्य ज्ञान में पहला क्वेश्चन है, पुष्प पे निषेचन के पश्चात त्रिसंयोजक केंद्रक किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो यह परिवर्तित हो जाता है भ्रूणपोष में। फिर है लीची नामक फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो लीची का खाया जाता है मांसल एरिल। फिर है रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही नहीं हैं? तो यहाँ पे यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, यह गलत है। फिर है मुद्रा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, यह सही है। फिर है रक्त संचार में व्यवधान, यह गलत है। और कैंसर पैदा करता है, यह भी गलत है। तो पहला, तीसरा और चौथा ये जो आपके कथन हैं, यह कथन सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फिर है ऑब्स्फोटन, ये किस यौगिक द्वारा कम किया जा सकता है? तो यह कम किया जाता है टेट्रा इथाइल लेड के द्वारा। फिर है किसी जीव की प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है कितने सालों से? तो वो अपने प्राकृतिक आवास में अगर 50 सालों से नहीं देखी गई है तो उसे विलुप्त माना जा सकता है। फिर है प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? तो इसका ही जवाब है NO2, O3 तथा PAN के बीच सूर्य के प्रकाश में। फिर अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस प्रकाश क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में संपन्न होती है? तो यह होती है नीले और लाल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा। फिर है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से। नेक्स्ट है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन निम्न में से किस किरण को अवशोषित करती है? तो ये यूवी किरणों को यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। फिर है पेयजल में कोलिफॉर्म की उपस्थिति किसे लक्षित करती है? तो यह लक्षित करती है मानव अपशिष्ट संदूषण को। नेक्स्ट है भूमिगत जल में आर्सेनिक की अधिकता से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ये बीमारी होती है ब्लैक फुट। फिर है जैव विविधता में परिवर्तन कब होता है? जब ये भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। नेक्स्ट है अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाती है? तो ये जनजाति है पिग्मी। कहाँ की जनजाति है? अफ्रीका की। फिर है रोजवुड तथा आबनूस किस बायोम के वृक्ष हैं ये? तो यह है मानसूनी बायोम के।
फिर है किसी अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, तो यह अक्षांश होता है भूमध्य रेखा। जो भूमध्य रेखा होती है यहाँ पे वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है। फिर है एस एम पी एस का आपको फुल फॉर्म बताना है, जो कि कंप्यूटर में यूज़ होता है। तो एस का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। फिर है निम्नलिखित में से किस दैहिक प्रक्रिया में पौधों से बूंद के रूप में अतिरिक्त जल का निष्कासन होता है, तो यह कहलाता है बिंदु स्त्राव। फिर है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सकोली क्रम की चट्टानों का विस्तार है, तो यह स्थान है जबलपुर। यहाँ पे सकोली क्रम की चट्टानों का विस्तार है। फिर यहाँ पे एक रिपोर्ट का नाम है जो कि है जलवायु परिवर्तन और भूमि। तो आपको बताना है कि कौन सा संगठन जो है इस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। तो इस संगठन का नाम है आईपीसीसी, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। रिपोर्ट का नाम है जलवायु परिवर्तन और भूमि। दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मधुरक नहीं है, तो स्टेविया जो है ये आपका कृत्रिम मधुरक नहीं है। फिर है त्वरित वित्तीय प्रपत्र यानी कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा गांडीकोटा घाटी का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पे पेन्नार नदी के द्वारा गांडीकोटा घाटी का निर्माण हुआ है। फिर है मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है, तो मध्य प्रदेश के लगभग 28.6% भूभाग पर फैला है मालवा का पठार। फिर है निम्नलिखित में से किस उपक्रम की चट्टानों को मोरार तथा पार के रूप विभाजित किया गया है, तो यहाँ पे जो ग्वालियर उपक्रम की चट्टानें हैं, ग्वालियर उपक्रम की, इनको मोरार तथा पार के रूप में विभाजित किया गया है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है, तो गोपद नदी जो है यह चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। फिर है पूर्वा जलप्रपात, ये किस नदी पर अवस्थित है, तो यह तमस को ही टोंस भी कहा जाता है, तो यह तमस या टोंस नदी पर अवस्थित है पूर्वा जलप्रपात। फिर है सरदार सरोवर परियोजना में किस राज्य की भागीदारी नहीं है, तो यहाँ पे झारखंड की भागीदारी नहीं है सरदार सरोवर परियोजना में। फिर है राजघाट बांध परियोजना, ये निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है राजघाट बांध परियोजना। फिर है तेंदुपत्ता वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है, तो तेंदुपत्ता का जो वृक्ष है इसे कहा जाता है डायोस्पायरस मेलेनोगजाइलोन, डायोस्पायरस मेलेनोगजाइलोन। फिर है एंटीमनी जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, तो जबलपुर में पाया जाता है एंटीमनी। फिर है सतपुड़ा श्रेणी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो शाहपुर तवा क्षेत्र जो है सतपुड़ा श्रेणी का ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में निर्माणाधीन है, तो यह मंडला में बनने वाला है। फिर है भारत का रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में है भारत का रेल स्प्रिंग कारखाना। फिर है फैन मिनीकोर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, कौन सा अभ्यारण्य है, फैन मिनीकोर, और है कहाँ पे, यह है मंडला में। फिर है निम्नलिखित में से किसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए व्हिटली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो प्रमोद पाटिल को सम्मानित किया गया है व्हिटली पुरस्कार से, किस लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए। फिर है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित इतबर्डी नामक टीले से 11 मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं, तो यह स्थित है खरगोन में। फिर है धूमकोरिया किस जनजाति का युवा गृह है, तो यह है उराव जनजाति का युवा गृह, क्या नाम है, धूमकोरिया। फिर है जनजाति विकास हेतु किस पंचवर्षीय योजना में जनजाति उपयोजना प्रारंभ की गई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में से शुरू किया गया था। फिर है वस्तु एवं सेवा कर को किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था, यानी कि GST को, तो इसे 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था GST यानी कि वस्तु एवं सेवा कर को। आगे मूव करते हैं खेल समाचार की ओर, तो जहाँ पे सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है
T20 विश्व कप, ठीक है। 2022 का ये विश्व कप था, इसे जीता है इंग्लैंड ने, ठीक है। इंग्लैंड ने हराया किसे है? पाकिस्तान को, ठीक है। फाइनल हुआ था इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में। 2020 का ये T20 विश्व कप था जिसे जीत लिया है इंग्लैंड की टीम ने। दूसरी चीज़, ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ था? तो इस साल मेजबान देश था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। इंग्लैंड ने इस टूर्नामेंट को दूसरी बार जीता है। इसके पहले 2010 में इंग्लैंड जीता था और अब 2022 में जीता है। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम है जिन्होंने 2 बार इस टूर्नामेंट को जीता है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि इस साल का जो विश्व कप था 50-50 ओवर का वनडे मैच का 2019 का, तो 2019 का रिसेंट का जो वर्ल्ड कप था इसे भी इंग्लैंड ने ही जीता था, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको इंग्लैंड की तरफ से। बाकी किस टीम ने किस साल जीता है अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला संस्करण था T20 विश्व कप का 2007 में हुआ था, जिसे जीता था भारत ने। इस कारण से इम्पोर्टेंट है, पहला संस्करण जीता था भारत ने। भारत के बाद जीता 2009 में पाकिस्तान, 2010 में इंग्लैंड, 2012 में वेस्ट इंडीज़, 2014 में श्रीलंका, 2016 में फिर से वेस्ट इंडीज़ ने जीता। पिछले साल का जो एडिशन था इसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता और इस साल का एडिशन इंग्लैंड ने जीता। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद है एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप। एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो कि अभी हाल ही में जॉर्डन में आयोजित हुई थी। तो भारत ने इस प्रतियोगिता में टोटल 12 मेडल जीते हैं। 12 मेडल। ये 12 मेडल में देखिए 4 गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर मेडल हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो कितने हो गए? टोटल 12 मेडल। कहाँ पे? एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, जो कि हुई थी जॉर्डन में। इसके बाद है आईसीसी की तरफ से न्यूज़। तो हाल ही में आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यहाँ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले को दोबारा से चुन लिया गया है आईसीसी का नया अध्यक्ष। आईसीसी की बात करते हैं तो ये पूरे विश्व भर में क्रिकेट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको बनाती है, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, रेगुलेशंस वगैरह बनाती हैं और इन्हीं के अध्यक्ष बने हैं ग्रेग बार्कले। गवर्निंग बॉडी है पूरे विश्व भर में क्रिकेट की आईसीसी, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय है दुबई में। इसकी स्थापना की गई थी 1909 में और फिर से अध्यक्ष चुन लिए गए हैं ग्रेग बार्कले। इसके बाद याद रखिएगा जय शाह का नाम। तो जय शाह को यहाँ पे ऑलरेडी ये बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के ये सचिव थे जय शाह। हाल ही में इनको आईसीसी की वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति का प्रमुख चुना गया है, ठीक है। वित्तीय समिति के प्रमुख चुने गए हैं जय शाह। तो यहाँ से आपको ग्रेग बार्कले का नाम तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। जय शाह का भी याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे खेल रत्न पुरस्कार है। तो कुछ यहाँ पे नाम दिए गए हैं, डिटेल में जब लिस्ट आएगी उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2022 के लिए जो खेल पुरस्कार दिए गए हैं, यहाँ पे नाम दिया गया है अचंत शरत कमल का। तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं अचंत शरत कमल। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन दी अभी हाल ही में केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय ने। तो ये पुरस्कार दिया गया है अचंत शरत कमल को, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार विजेता भी हैं, इनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। आप चाहें तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से या फिर स्क्रीनशॉट लेके इनका नाम एक बार पढ़ लीजिएगा। अर्जुन पुरस्कार विजेता भी दिए हुए हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता भी हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाले भी हैं। तो सारे अवार्ड आप एक बार पढ़ सकते हैं, या तो पीडीएफ डाउनलोड करिए टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं तो कुछ और अपडेट्स हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स से ही। तो सबसे पहले यहाँ पे टेनिस खिलाड़ी हैं होल्गर रूने, डेनमार्क के खिलाड़ी हैं ये। होल्गर रूने डेनमार्क के लिए टेनिस खेलते हैं। हाल ही में इन्होंने पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है, ठीक है। पेरिस मास्टर्स का खिताब जीत गए हैं होल्गर रूने। इन्होंने पुरुष के एकल वर्ग में फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच, कितने बड़े खिलाड़ी हैं आप सभी को पता है, सर्बिया के नोवाक जोकोविच को इन्होंने फाइनल्स में हराया है और जीता है पेरिस मास्टर्स का खिताब। होल्गर रूने याद रखिएगा।
इसके बाद हैं कैरोलिन गार्सिया, इन्होंने WTA फाइनल्स का खिताब जीता है। ये भी टेनिस की ही खिलाड़ी हैं और ये फ्रांस के लिए टेनिस खेलती हैं। हाल ही में इन्होंने WTA फाइनल्स का खिताब जीता है महिला एकल वर्ग में। इसके बाद है स्पेन के फुटबॉलर जेरार्ड पीके, स्पेन के फुटबॉलर हैं ये जेरार्ड पीके। हाल ही में इन्होंने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, ये फुटबॉल से संन्यास लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मुक्केबाजी चैम्पियनशिप की बात करते हैं तो 2023 में आयोजित होगी महिला मुक्केबाजी चैम्पियनशिप, तो भारत इसकी मेज़बानी करेगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2023 का जो महिलाओं का मुक्केबाजी चैम्पियनशिप होगा ये भारत में होगा। ये इन्फॉर्मेशन अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के जो अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव, ये अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। और भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। तो ये याद रखना आपको, ठीक है। एक तो मेज़बान देश होगा भारत 2023 के टूर्नामेंट का। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव और भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। इसके बाद है हॉकी नेशंस कप की बात करते हैं तो हॉकी इंडिया ने FIH महिला नेशंस कप के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की अभी हाल ही में घोषणा की है और कप्तानी दी गई है सविता को, ठीक है। गोलकीपर हैं ये सविता पूनिया, इनको भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है हॉकी नेशंस कप के लिए। इसके बाद हैं जॉर्ज रसेल, इंग्लैंड के कार रेसर हैं ये जॉर्ज रसेल। इन्होंने अभी हाल ही में साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स रेस जीती है, ठीक है। साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स रेस जीती है इन्होंने, फार्मूला 1 की जो F1 की रेसेस होती हैं, तो साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स रेस हुई थी अभी हाल ही में, जिसे जीते हैं जॉर्ज रसेल जो कि इंग्लैंड के कार रेसर हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसा ही अगला अंक आए उसकी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर, वोकैब, GK, जॉब्स की वैकेंसीज, नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर मैगजीन्स की PDF, सब कुछ आपको एक ही प्लेस पे अवेलेबल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।